पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही महाराष्ट्र में सियासी उठापटक का दौर एक बार फिर से तेज हो गया है। अब महाराष्ट्र में एनडीए का कुनबा और बड़ा होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए और एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक साथ आ सकते हैं और इन कयासों को बल तब मिला जब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने दिल्ली पहुंच गए। दोनों के बीच मुलाकात भी हो गई। कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में साथ आने के संदर्भ में दोनों के बीच बातचीत भी हुई है। सीट शेयरिंग पर भी चर्चा की गई है। अब देखना यह होगा कि इस डील पर कब फाइनल मोहर लगती है। लेकिन एनडीए में एमएनएस की एंट्री से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर महाराष्ट्र में एनडीए में तीन बड़ी पार्टियां बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार गुट के होने के बावजूद एमएनएस को क्यों साथ लेना पड़ रहा है, वो भी तब जब महाराष्ट्र में एमएनएस का सिर्फ एक ही विधायक हो और संगठन भी उतना ताकतवर ना हो। क्या है इसके पीछे की वजह और क्या कुछ रणनीति है भारतीय जनता पार्टी को, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट आपके लिए। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन का कुनबा और मजबूत होने वाला है। जल्द ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस एनडीए में शामिल होने वाली है। चुनावी सरगर्मी के बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे दिल्ली पहुंचे और मंगलवार को बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात के दौरान राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी मौजूद रहे और इसके बाद राज ठाकरे से बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने मुलाकात की। माना जा रहा है कि राज ठाकरे और अमित शाह ने सीट शेयरिंग पर चर्चा की। अगर इस मुलाकात के बाद चीजें सही रहीं तो राज ठाकरे किसी भी समय गठबंधन की घोषणा कर सकते हैं। गठबंधन फॉर्मूले के तहत राज ठाकरे की पार्टी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। उन्हें दक्षिण मुंबई सीट दी जा सकती है। राज ठाकरे का एनडीए के पाले में जाना लगभग तय है। तो उधर राज ठाकरे को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार ने महाविकास अघाड़ी का साथ देने का खुला निमंत्रण दिया है और विनती की है कि महाराष्ट्र धर्म और महाराष्ट्र हित के लिए वो महाविकास अघाड़ी का साथ दें, बीजेपी के साथ न जाएं। इससे पहले एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने भी कहा था कि इंडिया गठबंधन में राज ठाकरे आना चाहते हों तो उनका स्वागत है। लेकिन जब राज ठाकरे ने दिल्ली पहुंचकर एनडीए के साथ जाने का साफ संकेत दे दिया तो एनसीपी शरद पवार गुट ने सोशल मीडिया पर राज ठाकरे पर कटाक्ष कर दिया। शरद गुट ने कहा कि रेल इंजन की दोहरी भूमिका आखिरकार स्पष्ट हो गई है और इस मौके को सत्ता की लाचारी कहें या ईडी जांच से बचने की एहतियात। लेकिन एनडीए में एमएनएस की एंट्री से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर महाराष्ट्र में एनडीए में तीन बड़ी पार्टियां बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार गुट के होने के बावजूद एमएनएस को क्यों साथ लेना पड़ रहा है, तो वो भी जब महाराष्ट्र में एमएनएस का सिर्फ एक ही विधायक है और संगठन भी उतना ताकतवर नहीं है। हालांकि राजनीतिक जानकार इसे बीजेपी का ट्रम्प कार्ड मान रहे हैं। महाराष्ट्र की महायुति राज ठाकरे की छवि को उद्धव ठाकरे की काट मानती है। राज ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के भतीजे हैं और उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई। ऐसे में उनके साथ भी बाला साहेब की विरासत जुड़ी है। दरअसल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ गठबंधन टूटने से बीजेपी को राज्य में हार्डकोर मराठी लोगों के वोट बैंक की चिंता सता रही है और इसी को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। कहीं न कहीं बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि लोकसभा चुनाव में मुंबई और आसपास के इलाकों में उद्धव गुट और कांग्रेस उनका गठबंधन कितना नुकसान पहुंचा सकता है। पिछली बार यहां की सभी सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। ऐसे में बीजेपी इस बार भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ये नंबर पार्टी के लिए बहुत मायने रखते हैं, खासकर इसलिए उद्धव ठाकरे अगर मुंबई में कोई सीट जीत जाते हैं तो ये उनकी पार्टी के लिए बड़ा बूस्ट होगा। उसे काउंटर करने के लिए अभी भी मजबूत लोगों को अपने पाले में लाने की जरूरत है। राज ठाकरे अकेले भले कोई चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन उनके वोटर महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए का गणित जरूर बिगाड़ सकते हैं। राज के पास लगभग 2.25% ऐसे वोटर हैं जो सीधे तौर पर उनको वोट करते हैं और ये मराठी वोटर हैं। ऐसे में अगर राज ठाकरे साथ आते हैं तो मराठी वोट बटेगा,
खासतौर पर उन जगहों पर जहां उद्धव की पार्टी चुनाव लड़ेगी और एमवीए को नुकसान होगा। लेकिन यही वोट अगर एनडीए के साथ गया तो एनडीए की सीट पक्की होती जाएगी। दूसरी तरफ राज ठाकरे के लिए भी एनडीए अलायंस में आना एक तरह से मजबूरी है। उनकी पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है। पिछले चुनाव नतीजे में सामने आया कि एमएनएस के 1 से 2% वोट बचे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में एमएनएस ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया था। हालांकि 2019 में यू टर्न मारा और प्रधानमंत्री मोदी का विरोध किया था। राज ठाकरे की पार्टी 2019 का चुनाव भी नहीं लड़ी थी। 2019 के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर हो चुका है। ऐसे में राज ठाकरे को लगता है कि उद्धव ठाकरे के कांग्रेस के साथ जाने से हिंदुत्व की पिच खाली है और बीजेपी के समर्थन से संगठन को भी मजबूत किए जाने का एक अच्छा मौका हो सकता है। राज ठाकरे पर अपनी पार्टी कैडर का भी दबाव है। ऐसे में एनडीए में आकर राज ठाकरे न सिर्फ पार्टी को बचा सकेंगे बल्कि अपना वोट प्रतिशत और लोकसभा में भी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि लगातार महाराष्ट्र में चुनावों का ऐलान हो चुका है और ठीक चुनावों से पहले एक बड़ा सियासी उलटफेर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। एनडीए में एमएनएस की एंट्री होती दिख रही है, यानी कि राज ठाकरे की जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती दिख रही है। सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र में एनडीए की या भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है कि बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ होने के बाद भी एमएनएस की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रही है, वो भी तब जब एक ही विधायक एमएनएस पार्टी से महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। तमाम सवाल और तमाम जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। गौरव मिश्रा हैं, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ। बहुत स्वागत है गौरव जी आपका कार्यक्रम में। सुशी शाह, प्रवक्ता शिवसेना, हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना यूटीबी उद्धव गुट से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और मुकलेश शेख, प्रवक्ता एनसीपी अजीत पवार गुट से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी का बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। सुशी शाह जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए या फिर भारतीय जनता पार्टी कहें कि इस गुट में एमएनएस को शामिल करने की जिस तरह से खबरें आ रही हैं, अमित शाह के साथ मुलाकात हुई, कहा यह भी जा रहा है कि सीटों को लेकर भी चर्चा हो गई है, किस तरह से आप देख रही हैं? एक और सहयोगी आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं। जय महाराष्ट्र सबको। मैं समझती हूँ कि आज जिस प्रकार का दौर मोदी के परिवार में, मोदी की शक्ति परिवार में सब जुड़ना चाहते हैं, सब जुड़ना चाहते हैं भारत का विकास, भारत के विश्वास और भारत का साथ के साथ। और तभी जब राज ठाकरे जी जुड़ना चाहेंगे हमारी महायुति में, क्यों नहीं? वो ठाकरे हैं, उनकी खुद का पक्ष है, उनका खुद का इंजन सिंबल है और महायुति के साथ, शिवसेना के साथ जुड़ना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल सुशी जी, आपके साथ मैं आपके पास दोबारा से लौटूंगी। और सुशी जी, माफी चाहूंगी आपसे, ये जो आपकी ऑडियो है, लगता है मुझे शायद स्काइप की आपकी ऑडियो खुली हुई है, कृपया करके आप उसे म्यूट कर ले, क्योंकि ठीक से संवाद फिर बाकी के पैनलिस्ट के साथ हमारा हो पाएगा। गौरव मिश्रा जी, ये मजबूरी कहें या फिर क्या कुछ कहें, इसे जरूरी कहें कि इतने सारी बड़ी बड़ी पार्टियां होने के बाद भी, एनसीपी अजीत गुट होने के बाद, शिंदे होने के बाद, तमाम पार्टियां आपके साथ होने के बाद एमएनएस की जरूरत यानी कि राज ठाकरे की जरूरत क्यों पड़ गई? अमित शाह के साथ मुलाकात हो रही है, यहाँ तक कि सीटों को लेकर भी बातचीत हो गई कि दक्षिण मुंबई और शिरडी की सीट हमें दे दी जाए। कारण? बिल्कुल बिल्कुल वक्ता जी, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संकल्प लेकर के ये राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं, वो 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं और इसने विराट और इतने महान प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक पार्टी जो हमारी विचारधारा के साथ अपना साथ रखती है, अपने सुर में सुर मिलाती है और उसी मार्ग पर चलना चाहती, ऐसे सिद्धांतों वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और इस महाअभियान का हिस्सा बने। और उसी दिशा में आज ये बढ़ता हुआ कदम है एमएनएस के राज ठाकरे जी,
जिनका अपना एक खासा वजूद रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, यद्यपि सियासत में बहुत बड़ा रोल नहीं रहा, लेकिन कभी कभी राजनीति में नुकसान पहुंचाने वाले की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि आप देख सकते हैं, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर हो, हमारी पार्टी ने 2014 में ही जब चुनावी राजनीति में हम आए थे और सरकार बनाए थे, तो ऐसे उन सभी छोटे दलों को जिनको कभी कोई पूछता नहीं था, सियासत में हिस्सेदारी नहीं देता था, और देता भी था तो बड़े और छोटे के आधार पर देता था, हम पूर्ण बहुमत में आने के बावजूद अपने एलाइज दलों को सम्मान भी देते हैं और उनको सियासत में उतनी ही हिस्सेदारी भी देते हैं। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास, सबके प्रयास के मंत्र पर भारतीय यानी जनता कि पार्टी राज सरकार ठाकरे काम को करती है। नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी साथ चाहती है। किसी भी प्रकार नहीं, किसी भी प्रकार सुशील से जी, मैं आपके पास विचारधारा आती के साथ सहमत रहने वाली पार्टी हाँ। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, ऐसा हमारा उद्देश्य रहता है। हाँ। नुकसान कौन कितना पहुंचा सकता है, हम पूर्ण बहुमत से 2014 में भी आए थे, 2019 में अभी भी आए थे, आप ही ने कहा कि और नुकसान विधानसभा के पहुंचाने चुनाव के में लिए भी। हम किसी को भी अपनी पार्टी में ले सकते हैं। गौरव जी, नहीं, वक्ता जी वो अपनी ऊर्जा कहीं तो लगाएंगे, हाँ किसी के लिए तो लगाएंगे, अपने लिए ही लगाएंगे। ठीक, तो उनकी ऊर्जा राष्ट्र के विकास में जुड़े, राष्ट्र के निर्माण में जुड़े, वो ज्यादा आवश्यक है कि वो ऊर्जा व्यर्थ हो जाए। ठीक है। सुशील जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? जी सुशील जी। जी, महायुति में आप आज देखेंगे, महायुति सब पार्टियों को सम्मान देती है। अभी आज देखेंगे आप, जो जिस प्रकार का ट्वीट प्रकाश आंबेडकर का आया है, मैं नाराज हूँ। पूरा भारतीय नागरिक नाराज है। जिस प्रकार की उपेक्षा हो रही है यूबीटी से, उद्धव ठाकरे का गठ से, जिसकी शरद चंद्र पवार की एनसीपी उनकी उपेक्षा कर रही है, उनको तिरस्कार दिया जा रहा है, उनकी उपेक्षा हो जा रही है। वहाँ यूटी में हर वो पक्ष हमें जुड़ना चाहते, फिर वो शिवसेना हो, फिर वो बीजेपी हो, फिर वो बीजेपी शिवसेना मिलके हम सबको सम्मान देते हैं कि आइए जुड़िए, 400 पार हमारा नारा है, जुड़िए और भारत का विकास में जुड़िए, और ये लेके सब लोग आकर्षित हो रहे हैं। यानी कि एक बड़ा सवाल, जी बिल्कुल मुकेश जी, यहाँ पर इस बात को लेकर एक बड़ा सवाल उठता है। इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता महाराष्ट्र की राजनीति में बैठे हुए हैं आपके साथ, आप खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं, अजीत पवार साहब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए, साथ ही साथ शिंदे साहब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए, अब राज ठाकरे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले हैं। इतना डर महाराष्ट्र की राजनीति को बचाने के लिए कि सिर्फ एक उद्धव ठाकरे अकेले खड़े हुए हैं और आप पूरे गठबंधन के साथ हैं, और इतना डर सता रहा है कि किसी न किसी तरह 400 पार इतनी ताकत लगा के पाया जाए सर? और बड़ा सवाल है। वक्ता जी, सवाल आपने बहुत अच्छा मतलब जो है, मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि इतना डर नहीं, इतनी खुशी। क्योंकि ठाकरे परिवार से कोई, अगर राज ठाकरे की वजन उद्धव साहब ठाकरे से कम नहीं है, और जब भी राज ठाकरे का सभा होता है, हर जगह पब्लिक जो है उन्हें प्यार करता है, पब्लिक उनके साथ है। ऐसा हर सभा में आप लोगों ने दिखाया जनता को, वो बाहर के पब्लिक नहीं, महाराष्ट्र के लोग हैं। तो ये सवाल यह है कि भाई इतने डर क्यों? अरे डरने वाले डर रहे हैं, डरने वाले राहुल गांधी को बुला रहे, डरने वाले तरह तरह के अलग अलग पेतरे आजमा रहे, और हम लोग डर रहे हैं। क्यों? हमें क्यों डर रहे? अरे मोदी तो मुमकिन है, और अमित शाह जी तो है, ये काम कर रहे हैं। बाकी देवेंद्र जी और हमारे शिंदे साहब महाराष्ट्र के सीएम जो है, जिस तरह से जमीनी स्तर से लोगों के साथ मिल रहे हैं, और हमारे दादा जो अजीत दादा पवार साहब है, जोर शोर में लगे हैं सपोर्ट में, हर जगह कार्यकर्ता के संपर्क में, कार्यकर्ताओं को आदेश दे चुका है। तो हम लोग काम कर रहे हैं, एनसीपी अजीत दादा पवार साहब के गठ। अब बाकी लोगों का क्या कहना है? राज ठाकरे ने अगर मिला है तो इस देश का नागरिक है, महाराष्ट्र का लीडर है, वो उनको पूरी आजादी है। मोदी साहब से शरद पवार मिल सकते हैं, मोदी साहब से सोनिया जी की भेंट होती है, या मोदी जी मिलते हैं उनको। तो ये सब मिलना मिलाना तो चलते रहेगा। तो धोती ने कहा पैजामे से हम तुम बने एक ही धागे से, पर जितना धोती खुलता है पीछे से, पैजामा खुलता है आगे से। राज ठाकरे को आना था पहले से ही, वो कुछ उनके जो कार्यकर्ताओं के में जो आपस में जो है उनका मिल मिलाव नहीं हो रहा था, अब हो चुका है। अब वो काम करेंगे हमारे सब कंधे से कंधा मिला के। लेकिन देखिए, ये बढ़िया अच्छी बात है, और दल है, और आपका ये जो कुनबा है और ज्यादा मजबूत है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी मुकेश जी कि लगातार इस तरह से दल बढ़ते जाएंगे, एक के बाद एक दल आते जाएंगे, तो सीट शेयरिंग में पेच तो फंसेगा ना।
आप ही की सीटें कटेंगी और राज ठाकरे साहब को मिलेंगी, या फिर शिंदे साहब की सीटें कटेंगी तो राज ठाकरे साहब को मिलेंगी। दिक्कत परेशानी तो आप ही के लिए खड़ी हो रही है। कैसे कैसे करेंगे इसे, कैसे सीट ले पाएंगे? नहीं, अजीत दादा पवार साहब एक बहुत बड़े लीडर है हमारे। हम अजीत दादा पवार साहब के नेतृत्व से उनके आदेश का पालन कर रहे कार्यकर्ता। और एक अगर मोदी जी ने भरोसा किया है, देवेंद्र जी ने भरोसा किया, शिंदे साहब ने भरोसा किया, और राज ठाकरे देखिए अभी पार्ट 4 में राज ठाकरे का अभी हमारे गठबंधन में यूपी में आ रहे हैं, साथ में गठबंधन में हमारे साथ में यहाँ पर रहेंगे। तो राज ठाकरे जी अपना काम करे और हम भी राज ठाकरे के साथ काम करेंगे। इसमें कोई दिक्कत और कोई बात ऐसी नहीं है जिसमें हमें कोई पेच और कोई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हर आदमी अपने कार्यकर्ता और जनता के ओपिनियन को देख के इलेक्शन लड़ता है। जिसके पास बल है, जिसके पास ताकत है, जनता की ताकत है, वही चुन के आएगा। और एक दूसरे के साथ में लड़के कोई फायदा नहीं है। आज अगर लड़ना है तो हमें बहुत से चीजों के अंदर विकास जो नहीं हो रहा था देश में अंदर, आज काम हो रहा है हर जगह। हम आगाड़ी की अब ये जो सरकार है, बीच में से आप देखेंगे तू मुझे बोल मैं तुझे बोलूं, इस तरह की बातें चलते रहा, काम कुछ हुआ नहीं। आज काम हो रहा है शिंदे साहब के नेतृत्व से, मोदी जी के नेतृत्व से। गौरव मिश्रा जी, बात इस बात को लेकर भी है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की काट अगर करनी होगी तो उन्हीं की तरह मजबूत इंसान को आपकी जरूरत होगी। उतनी ही अगर नाम लिया जाए उद्धव ठाकरे को टक्कर देने का तो उसमें राज ठाकरे का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि चचेरे भाई भी हैं, बाला साहब ठाकरे की विरासत से जुड़े हुए हैं। तो क्या उद्धव ठाकरे की काट को देखते हुए आपने एक तरह से एमएनएस को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, या फिर क्या कुछ फायदा देखते हुए मराठी वोट बैंक को अपने हिस्से पाने के लिए किया? वक्ता जी देखिए, उद्धव ठाकरे को काटने का काम उन्होंने स्वयं किया। जब वो अपने पिता की दी हुई विरासत को, उस विचारधारा का जब उन्होंने बेरहमी से कत्ल किया, जिसको अनर्गल ऐसे ऐसे शब्दों से बाला समझते थे, उस रास्ते पर जब उद्धव जी ने चलना शुरू किया तो उन्होंने अपने लिए खुद गड्ढा खोद दिया था। अब रही राज ठाकरे जी की जहां तक बात है, तो राज ठाकरे जी जनता के बीच में, ठीक है, मराठी मानुष की ही बात करते रहे, लेकिन एक लोकप्रिय और ऐसे कद्दावर नेता है जिसमें बाला साहब जी का रिजेम्बलेंस, उनकी प्रतिकृति दिखती है उनके अंदर, उनके व्यक्तित्व में दिखती है, और जनता के बीच में लोकप्रिय है। और समय के साथ साथ उनकी लोकप्रियता, उनकी स्वीकार्यता उत्तर भारतीयों में भी वैसे ही बनी। तो मुझे लगता है कि ये मील का पत्थर साबित होगी। और जो बाला साहब जी की जो विरासत है, उसकी विचारधारा तो पहले ही शिंदे साहब के साथ जुड़ी हुई थी, और उनका डीएनए अब उद्धव जी को छोड़कर एनडीए के साथ जुड़ रहा है। तो पूरा का पूरा महाराष्ट्र विकास की तरफ अग्रसर होगा और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करेगा। सुशील जी, क्या लगता है क्या भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो हार्डकोर मराठी वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं राज ठाकरे के चलते 2.5% ही सही, लेकिन वो राज ठाकरे के चलते भारतीय जनता पार्टी में आएगा, क्योंकि शिंदे साहब के साथ वो जो कोर वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था। ऐसा लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूंगी कि शिवसेना पार्टी विचारों की पार्टी है। हमारे प्रमुख, शिवसेना प्रमुख वंदनीय बाला साहब ठाकरे, जिसको हिंदू सम्राट कहा जा रहा है, और वो उसकी विचार शैली, उनकी धरोहर जो कोई ने संभाली हो तो हमारे सीएम सर, हमारे प्रमुख नेता श्री एकनाथ राव शिंदे जी ने चलाई है। शिवसेना का धनुष बाण हमारे पास है। ठाकरे जी है वो उनके प्रशिक्षक हैं बाला साहब के, और उन्हें जब ये कहा कि मैं जुड़ना चाहूंगा एनडीए के साथ, क्यों लोग जुड़ना चाहते हैं एनडीए के साथ, क्यों लोग जुड़ना चाहते हैं महायुति के साथ? क्योंकि सामने महाअघाड़ी है जहां एक के बाद एक पक्ष निकल जा रहा है। जो अपने क्षेत्र में सक्षम है वो निकल जा रहा है, फिर वो अपनी दीदी हो बंगाल में या फिर अपने आप हो पंजाब में, तो कहाँ महाअघाड़ी है? जब जो भारत का विश्वास चाहते हैं, भारत का विकास चाहते हैं, वो महायुति के साथ जुड़ना चाहते हैं, और हम उनको वेलकम करते हैं। और एक बार और शिंदे साहब हमारे प्रमुख नेता हैं, और उन्होंने भी
राज ठाकरे जी के साथ काम किया। आगे चल के दोनों साथ में मिलके एक विकसित महाराष्ट्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, सशक्तिकरण हो, सक्षमीकरण हो महिलाओं का, फिर वो बात हो एनवायरमेंट की, जहां हमारे सीएम सर रोज सुबह 6 बजे कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी एनवायरमेंट बचे और रोज पानी का स्प्रे हो रहा, और उसमें बहुत ज्यादा फर्क भी पड़ा है। तो महाराष्ट्र की भूमि के लिए जो सही मायने में जो एक ही भूमिपुत्र है वो हमारे एकनाथ राव जी शिंदे, ऑनरेबल सीएम ऑफ महाराष्ट्र है। राज ठाकरे आएंगे, कारवा बढ़ेगा, ताकत बढ़ती जाएगी, सीटें भी कटेंगी, उसके लिए तैयार है। लेकिन नहीं, सीट कटने की सवाल नहीं, जीतने का है। हमारे अमित शाह के नेतृत्व में, हमारे सीएम सर के नेतृत्व में जो सीट जीत सकता है उसको हम सीट देते हैं। उसमें ना द्वेष है, ना कोई अहंकार है, ना ऊंच नीच है। जो सीट में फिर वो शिवसेना जीते तो शिवसेना, भाजपा तो भाजपा, और एनसीपी तो एनसीपी। बिल्कुल, हमारी एक युति है, वहाँ अगाड़ी बिगाड़ी है, यहाँ सब साथ में चल रहे हैं मेरी बहन। बिल्कुल ठीक है। गौरव मिश्रा जी, अब तो नजर आ रहा है दोनों आटों में लड्डू। नहीं वक्ता जी, ये लड्डू जैसी बात नहीं है, ये संघर्ष की यात्रा है। भारत को दुनिया के शीर्ष स्थान पर पहुंचाने की यात्रा है। इसलिए सियासत में आवश्यक है कि हम उन विचारधारा जो भारत की सनातन संस्कृति में शक्ति का संधान करते हो, शक्ति का शोध करते हो, जो भारत की माताओं में, बहनों में शक्ति देखते हो, और एक तरफ वो जो हिंदू की शक्ति को शब्द के पीछे इतनी बयानबाजी हो गई और आप उसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं सर। गौरव जी, इस शब्द को लेकर इतनी बयानबाजी हो गई, चुनाव आयोग तक पहुंच गए और उसके बाद भी आप उसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्ता जी, जब अपमानित किया जाएगा हमारे सनातन व्यवस्था को, सनातन संस्कृति को, तो उसका हम विरोध करेंगे, हर मंच पर करेंगे, हर मंच पर लड़ेंगे। हमारी माताओं, जहां हम कहते हैं शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, तो जहां ऐसी विचारधारा हो और उस विचारधारा के पालक हो हम, और उस विचारधारा के विरुद्ध लड़ने वालों के खिलाफ पहले भी हमारा संघर्ष था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। इसलिए आज इस विचारधारा के साथ जो जुड़ना चाह रहा है, जो अपनी विचारधारा को मिलाकर एनडीए सरकार को रोकने के लिए, महाविकास अघाड़ी को रोकने के लिए जो जैसे बन पड़े, जिस तरह से भी साम दाम दंड भेद किया जाए, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को अपने पाले में करने के लिए, जीत दर्ज करने के लिए कुछ भी कर सकती है, ये माना जाए। नहीं वक्ता जी, ऐसी बात नहीं है, जैसे तैसे नहीं किया जा सकता। ये संघर्ष है दो परस्पर विचारधाराओं का। एक तरफ विभाजनकारी विचारधारा खड़ी है जो भारत का बल्कनाइजेशन चाहती है, जो भारत को टुकड़े टुकड़े में देखना चाहती है, जाति और क्षेत्र में बटा हुआ देखना चाहती है। एक तरफ वो विचारधारा है जो केरल से लेकर के कन्याकुमारी तक, केरल से लेकर के कामाख्या तक, कश्मीर से लेकर के पूरे देश को एक सूत्र में पिरोना चाहती है, जोड़ना चाहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये संघर्ष उसका है, और इस संघर्ष में आज देश की जनता समझ चुकी है कि 70 वर्षों से जिन विपक्षी दलों ने शासन किया है, वो उन्होंने सिर्फ विभाजन के आधार पर अपनी राजनीति को चमकाया है, और एक एक परिवार सामंत की तरह इस देश में शासन किया है। उस सामंती व्यवस्था को यहाँ की जनता ध्वस्त कर रही है। चलिए, देखने वाली बात होगी, दल बढ़ेंगे तो उससे वोट बैंक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। कुछ ही वक्त का समय बचा है, उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि कौन सत्ता पर विराजमान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।